नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी अंतकाल पछताना। यदि पूछें सबसे अबूझ और अजीब क्या है, तो धनुषधारी कहेंगे जीवन। जीवन को लम्हों में बांटकर देखें तो लगता है सुख दुख की ऊंचाई और तराइयों से गुजरते हुए बहुत धीरे धीरे हिचकोले खाते हुए बीतता है। जीवन को संपूर्णता में समेट कर देखें तो लगता है एक बहुत ऊंची कूद लेकर बहुत जल्दी बीत गया है। 75 के पड़ाव पर आ पहुंचे धनुषधारी को एकाएक लगने लगा है कि जीवन कुछ ऐसी जल्दबाजी में बीतता चला गया है कि बीतना मालूम नहीं हुआ। लगता है जीवन ऐसा प्रमेय रहा है जिसे सुलझाने में वे असफल रहे हैं। अमानगंज में आज व्यापक स्तर पर अंत्योदय मेले का आयोजन है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ठीक 12 बजे पहुंचकर अमानगंज के लिए कई फलदायी योजनाओं की घोषणा करेंगे। साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत चयनित नन्ही बालिकाओं में 5 को अपने हाथों से 1 लाख का चेक देकर कन्या पूजन कर उनके चरण पखारेंगे और स्वागत लक्ष्मी योजना के लिए चयनित 2 कर्मठ महिलाओं का सम्मान करेंगे। महिला बाल विकास विभाग की प्रमुख अधिकारी तारिणी ने कोरोना काल में अपनी कर्मठता साबित करने वाली ग्राम किटहा की रूपा और धनुषधारी की अपना एनजीओ चलाने वाली पुत्री देवमाया का चयन किया है। धनुषधारी की तीसरी सबसे छोटी पुत्री देवमाया का एक पैर दूसरे पैर से लगभग 6 इंच छोटा है, अतः उसका विवाह नहीं हुआ। ईश्वर ने उदार होकर उसे कर्मठता जरूर दी है। देवमाया पैर का खेद न मना अपने एनजीओ में निमग्न रह जिंदगी का पूरा मजा लेती है। धनुषधारी और माँ क्षिप्रा के योगक्षेम का ख्याल रखती है। बड़ी बहनों वेदमाया और योगमाया से टेलीफोनिक संपर्क बनाए रखती है। कहीं भी जाती है बुढ़ापे का मजा लूटो कहकर धनुषधारी और क्षिप्रा को चलने के लिए सहमत कर लेती है। अंत्योदय मेले में भी दोनों को ले गई। बीटीआई के विशाल मैदान में विशाल जनसमूह दाखिल था। देवमाया को समझ में न आया कहाँ जाए। उसने तारिणी को मोबाइल पर अपने आने की सूचना दी। तारिणी ने परामर्श दिया वह मंच के समीप आ जाए ताकि नाम पुकारे जाने पर तत्काल मंच पर जा सके। देवमाया मंच के समीप पहुंची। मंच के नीचे दाहिनी ओर कुछ कुर्सियां रखी थीं। रूपा और बच्चियों की माताएं कुर्सियों पर बैठी थीं। तारिणी ने देवमाया को वहीं बैठने का संकेत किया। कार्यक्रम ठीक वक्त पर आरंभ हुआ। औपचारिकताओं के बाद मंच पर 5 बच्चियों को एक साथ बुलाया गया। 5 की उम्र चूंकि 1 या 1.5 वर्ष थी, उनकी माताएं उन्हें गोद में लिए मंच पर गईं। मुख्यमंत्री ने 5 को चेक भेंट किए, पश्चात पांत में बैठाकर पूजन किया। इसके बाद देवमाया का नाम पुकारा गया। संचालक ने परिचय दिया। एनजीओ चलाने वाली देवमाया जी अमानगंज का गौरव हैं। लॉकडाउन में इन्होंने किचन नाम से भोजनालय चलाकर गरीबों, जरूरतमंदों, प्रवासी मजदूरों को 2 वक्त का मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया था। इन्होंने अपने बल पर किचन शुरू किया था। धीरे धीरे अमानगंज के सक्षम लोग आर्थिक सहायता करने लगे और किचन सफलतापूर्वक चलता रहा। आप लोगों को याद होगा 2020 और 2021 में कोरोना और लॉकडाउन ने हम सबको किस तरह हताश कर दिया था। देवमाया जी का सम्मान करते हुए हमें प्रसन्नता है। मुख्यमंत्री ने देवमाया को शॉल, श्रीफल, अभिनंदन पत्र और 25,000 रुपए का चेक भेंट किया। देवमाया के बाद रूपा को मंच पर बुलाया गया। संचालक ने परिचय दिया। ग्राम किटहा की रूपा जी ने सिद्ध कर दिखाया है कि संकल्प हो तो ग्रामीण स्त्रियां भी आय के उपाय कर सकती हैं। अन्य गांव की तरह किटहा के किसान भी धान की खेती में निकले पुआल, धान का पैरा को निस्तारण के लिए जला देते थे। इससे पर्यावरण दूषित होता था। रूपा जी पुआल से भूसा और जैविक खाद तैयार कर आय का प्रबंध करती हैं। अब किटहा के किसान पुआल नहीं जलाते। रूपा जी उनके खेतों से स्वयं पुआल एकत्र करती और खरीदती हैं। कई स्त्रियों को रोजगार दे रही हैं। रूपा सम्मान लेकर अपनी सीट पर बैठ गई। देवमाया ने अपना परिचय देकर कहा, आपको कुछ भी मदद चाहिए तो मेरा एनजीओ मदद करेगा। रूपा ने उसे आशीष दिया। बेटिया कभी किटहा आओ, मेरा काम देखो,
3 साल पहले लॉकडाउन में शुरुआत की थी। अब काम बहुत बढ़ गया है। ज़रूर आऊँगी। अपना मोबाइल नंबर बताइए। सेव कर लेती हूँ। आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। शनिवार की शाम देवमाया ने धनुषधारी को प्रस्ताव दिया। पापा कल इतवार है, किटहा चलते हैं। रूपा जी का काम अच्छा लगा तो मैं अपने समूह के माध्यम से लोगों को पुआल से धन कमाने का तरीका बता सकती हूँ। चलते हैं, मुझे गांव हमेशा आकर्षित करता है। आपने अपने गांव का क्या नाम बताया था? भूल जाती हूँ। बेरमा अब अस्तित्व में नहीं है। वहां बाढ़ सागर बांध का पानी ही पानी नजर आता है। सुबह 10 बजे किटहा के लिए प्रस्थान हुआ। कार में धनुषधारी चालक के साथ आगे तथा देवमाया और छिपरा पीछे बैठ गई। किटहा की ओर बढ़ते हुए धनुषधारी ने बेरमा की मानसिक यात्रा कर डाली। अम्मा की मृत्यु के बाद दत्ता पिता उनके लिए निर्मल गंगा बन गए थे। एक मेले में स्टूडियो में दद्दा ने उनके साथ तस्वीर खिंचवाई थी। श्वेत श्याम तस्वीर की 3 कॉपी मिली थी। एक कॉपी वे अपने साथ ले आए थे, जो उनकी अलमारी में सुरक्षित रखी है। बेरमा कम आबादी वाला अविकसित गांव। चौमासे में मुख्य सड़क मार्ग से संपर्क टूट जाने के कारण अपरिहार्य आवागमन नाव द्वारा करना पड़ता था। सारे प्रसंग प्रकरण इतने पुराने हो चुके हैं कि उन्हें पूर्वजन्म या प्राचीन युग का अनुभव लगते हैं। लेकिन अनघड़ कच्चे घर के द्वार की वह देहरी आज भी मानस में ज्यों की त्यों अंकित है। जहां से वे भागे नहीं थे, खदेड़े गए थे। वे जब 8वीं में पढ़ रहे थे, अम्मा चल बसी। अम्मा को प्रसव से ही कोई ऐसा रोग लग गया था कि वे न दोबारा गर्भवती हुई न स्वस्थ हुई। पट्टीदारों ने दूसरे विवाह के लिए दद्दा पर दबाव बनाया, पर वे अपनी विमाता की क्रूरता सह चुके थे। नहीं चाहते थे धनुषधारी के साथ क्रूरता हो। जब धनुषधारी साइकिल से कस्बे के स्कूल आने जाने वाले 11वीं के छात्र थे, दद्दा ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उनका विवाह करा दिया कि बहू घर संभाल लेगी। उन दिनों बाल विवाह आमतौर पर होते थे, अतः धनुषधारी को विवाह अनोखा नहीं, उपलब्धि लगा था। उन्होंने अपने पक्के साथियों को समोसे खिलाए थे। पत्नी का शालीन शीतल मुख और गृह कौशल उन्हें आश्वास्ति दिए रहता कि अब दद्दा को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। वे गृह जिला आमनगंज में किराए का काम चलाऊ कमरा लेकर कॉलेज की पढ़ाई करने लगे। पत्नी के लिए गदगद हुए जल्दी जल्दी बेरमा आते। दद्दा मारे प्रेम के उनसे देर रात तक इस तरह बदकहावत करते रहते कि बस चलता तो अपनी खटिया में सुलाकर ही अमन पाते। दद्दा के चंगुल से किसी तरह छूटकर वे पत्नी के संपर्क में पहुंचते। लालटेन के अपर्याप्त प्रकाश में वह अलौकिक लोक की रचना करती प्रतीत होती। मास्टर्स करते ही उन्हें शासकीय माध्यमिक पाठशाला में मास्टरी मिल गई। प्रथम नियुक्ति आमनगंज से दूर ग्रामीण क्षेत्र में मिली। दूरी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के मद्देनजर वे बेरमा कमाते, पर मनी ऑर्डर नियत समय पर भेजते। मास्टरी के चौथे साल नायब तहसीलदार के लिए चयनित हो गए। दद्दा पूरे टोले में शुभ समाचार बांट आए। धनुषधारी कानूनगो बन गया। गांव में कानूनगो और पटवारी को पदवी वाला माना जाता था। नायब तहसीलदार जैसा पद दद्दा की सोच से बाहर था। धनुषधारी सुदूर निमाण में हुई प्रथम नियुक्ति पर अकेले गए। बेरहा का यही चलन था। बेटे परदेश कमाने जाते, बहुएं ससुराल में पड़ी हुक्म बजाती। ऑफिसर कॉलोनी की शिक्षित अधिकारी पत्नियों का अच्छा रहन सहन, बोली भाषा देखकर धनुषधारी को पहला ख्याल आया कि पत्नी की संगत भाती है। पर भला रहा जो अपनी पोजीशन खराब करने के लिए उसे नहीं लाए। उन्हें आधुनिक और नए चाल चलन का चस्का लग गया। खुद को बेरमा का नहीं, अमानगंज का बाशिंदा बताते। डिजाइनर कपड़े जूते पहनते, क्लब जाते। अतिरंजना को ऊंचाई देते हुए खुद का विवाहित होना छिपा ले गए। सुस्थापित अधिवक्ता रायजादा की पुत्री शिप्रा जब भी क्लब आती, उन्हें भरपूर देखती। उसका देखना उन्हें गहरी नींद का वह सुरुचिपूर्ण सपना लगता, जिसे देखना नींद को सफल कर देता है। इतनी आधुनिक बाला उनसे मेलजोल रखना चाहती है, भाप कर वे फूले न समा रहे थे। उसके लगाव में मुब्तिला हो उन्होंने सीमित अवकाश और भौगोलिक दूरी जैसे पुष्ट बहाने बनाकर बेरमा से अलगाव बना लिया। जब कभी जाते पिछड़ा बेरमा बहुत पिछड़ा लगता। पत्नी डपोर संख लगती। कनपटी पर प्रतिध्वनित होती शिप्रा की मधुसिक्त बातें तय समय से पहले ही जाने के लिए अधीर करने लगती।
वे लौटने की बात कर रहे थे कि एकाएक दद्दा ने कहा, बहू को कुछ दिन घुमा भगा दो, हम यहाँ का संभाल लेंगे। वे छिपरा की संगत में मंगल देख रहे थे। दद्दा गिरह बांधने जैसी बात कर रहे थे। दद्दा, शहर में बहुत धोखाधड़ी है। मैं दिन भर दफ्तर और दौरे पर रहता हूँ। ऐसा न हो मेरे पीछे घर में। ग्रामीण पारंपरिक अनुशासन के कारण वे पत्नी का सीधे जिक्र नहीं करते थे। कोई ठगी कर ले, पास में तबादला हो जाए तो ले जाऊं, तुम भी आते जाते रहना। एक गिरह से छूटे तो दूसरी तैयार की। छिपरा ने खुलकर मकसद बताया, तुम्हें यहाँ 3 साल हो रहे हैं, तबादला हो सकता है, शादी कर लेते हैं, साथ ही जाऊंगी। इसे मंगल में दंगल कहते हैं। मतलब? तुम कुलीन ब्राह्मणों में राय ज्यादा। यदि यह मतलब है तो नजदीकी बढ़ाने से पहले सोचना था। ऐसे अचानक एकदम दद्दा नहीं मानेंगे। मैं मना लूंगी। थोड़ा वक्त। हमारी संगत किसी से छिपी नहीं है। ऐसा न हो तुम तबादले पर चले जाओ, मैं सामाजिक प्रताड़ना झेलूं। उन्होंने खुद को आकाश में यातना में पाया। अपने पापा से पूछा? तभी कह रही हूं, वो तुमसे मिलने आएंगे। रायजादा अगली शाम उनके घर हाजिर हो गए। चाहते थे इकलौती दुलारी पुत्री को ऐसा व्याकुल प्रेमी मिल जाए जो रसोख भी रखता हो। उनका अधिकारी होना बहुत बड़ी प्रतिश्रुति थी। सामाजिक कायदा समझता हूँ, आप अकेले पुत्र हैं। दद्दा की राय जरूरी है। शादी कर लीजिए, फिर मैं बेरमा जाकर साष्टांग हो जाऊंगा। धनुषधारी ने स्पष्ट महसूस किया कि उनका आंतरिक ताप बढ़ गया है। एक मजबूत हिंसक पंजा कंठ को दबा रहा है। न्याय की बात यह है कि वे छिपरा के इंद्रजाल से नहीं निकलना चाहते थे, पर वैवाहिक झंझट में पड़ना नहीं चाहते थे। लगा अपना विवाहित होना जाहिर कर दें, पर वे छिपरा की संगत को जहां तक ले आए हैं, वहां ऐसा उद्घोष उन्हें झूठा, लंपट, मक्कार सिद्ध करेगा। यह बलशाही अधिवक्ता उनके साथ किसी किस्म की हिंसा कर सकता है। वे दूसरी बार दूल्हा बने। छिपरा का घर में पर्दापरण हुआ। सोचते थे लंबी दूरी तय कर खबर दद्दा तक नहीं पहुंचेगी, पर कितनी ही सावधानी बरतो, पता नहीं कैसे सही सूचना सही ठिकाने पर पहुंच जाती है। दद्दा ने मनी ऑर्डर लौटाकर उन्हें पूरी सच्चाई से अवगत कराया। छिपरा, दद्दा के चरण पकड़ने जा रहा हूँ, अनुकूल रहा तो अगली बार तुम्हें ले चलूंगा, कहकर वे बेरमा कूच कर गए। कुछ लोगों के साथ चौगान में सुशोभित दद्दा छीछा लेदर को इस तरह तत्पर मिले जैसे जानते थे वे आएंगे और उन्हें अपना मंतव्य तैयार रखना है। इसी सप्ताह बहू को बालक हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हमको उपद्रव नहीं चाहिए। ए हो, कोहू कह दो लौट जाए। भीतर आना है तो वकील की बिटिया को त्याग के आए। उनका ध्यान दद्दा के विद्रोह की ओर कम, वे पिता बन गए हैं, इस तथ्य की ओर अधिक गया। लोगों के सम्मुख तमाशा बनकर खड़े थे, फिर भी पिता बनने के बहुत मुलायम उद्दीपन को भरसक महसूस किया। यदि जानते जब पिछली बार आए थे पत्नी गर्भवती हो गई थी तो छिपरा से जुदा हो जाते, या कि वह ऐसा प्रगाढ़ व्यामोह बन चुकी थी कि न हो पाते। शिशु को देखने की, प्रसव में शिथिल हुई पत्नी को हौसला देने की प्रबल इच्छा हुई, पर दद्दा वर्जना बनकर ठीक सामने डटे थे। वे भीतर जाने की अनुमति की चाह में दद्दा के पैर छूने को बढ़े। दद्दा ने पैर सिकोड़कर पर्दनी में छिपा लिए। वे दूरी बनाकर शीश झुकाए बैठ गए कि कोई दद्दा को अवसर की नजाकत बताए। लोग उन्हें गुनहगार की तरह देखते रहे। बेरमा का यह पहला अपयश ग्रहण करने लायक नहीं था। जी चाहा बलपूर्वक भीतर चले जाएं। एक पसली के दद्दा में उन्हें रोक लेने का बल नहीं है, पर पिता पुत्र का नाता बल का नहीं, लिहाज का होता है। वे दद्दा का इतना लिहाज करते थे, बल्कि डरते थे। उनके सामने अक्सर मौन, बल्कि मूड बने रहते थे। हमको भीतर काम है, कहकर दद्दा भीतर चले गए। लोग धनुषधारी को अकेला छोड़ एक एक कर लौट गए। धनुषधारी को बैरंग लौटना पड़ा। दद्दा ने भीतर जाकर देखा, सोबर में बहू रो रही है। बाहर का प्रसंग सुनकर फक चेहरा लिए पनिहारी ने बहू को यथार्थ सुना डाला था। जब दद्दा को बहू के गर्भवती होने का संज्ञान मिला था, उन्होंने पानी भरने के लिए पनिहारन नियुक्त कर दी थी कि गर्भवती स्त्री को भार नहीं उठाना चाहिए। पनिहारिन को विवेक नहीं था कि शारीरिक मानसिक तौर पर शिथिल सद्य प्रसूता से संघात देने जैसी चर्चा न करे। बच्चा, बाद में जिसका नाम नटराज रखा गया, के बाबू शहर माँ कौनो उटनी से ब्याह कर लिहली, अब ये आए रहे। दद्दा दुआरा से कुकुरस दुरदुरा दिहनी। दुल्हन शहर के हवा लग गई है। बरिस दो बरिस माँ शहरी में अंगूठा दिखाई दे, तब अहे हो। बहू के लिए तड़ित गिरने जैसा मामला था।
हमेशा सोचती थी, दद्दा ने धनुषधारी को आने वाले बच्चे की खबर भेजी या नहीं। परदेश में क्या खाते होंगे, प्रेम के दो आखर बोलने वाला कोई न होगा। नहीं जानती थी, आखर नहीं प्रेम की पोथी लिखी जा चुकी है। छठे छमाहे कुछ लम्हों का साथ मिलता था, पर उनका बोध हमेशा बना रहता था। अब तो बच्चे की वही भूरी आंखें, वही चितवन बोध को खत्म न होने देगी। अपनी आह करा पनिहारिन से कहने लगी, दद्दा का हुक्म बजाए। दद्दा के साथ खेत गई, फसल काटी। इसके बच्चे के बाबू जब भी आए बिथा न कही, हमारी आज किस्मत फूट गई काकी। एकाएक दद्दा की तेज आवाज सुनाई दी, काहे रोती है, को मर गया है का? आज से तय हमार बहू नहीं बेटी है, तकलीफ न मान। इस दरमियान 2 बरस बीत गए। दद्दा ने खदेड़ दिया था, लेकिन चौगान में बैठकर धनुषधारी की राह देखा करते। धनुषधारी एकमात्र बेटा था। स्थिति विलोम थी, पर भीतर के तंतु पुत्र मोह से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। रोज रोज प्रतीक्षा कर आखिर बोले, चल बहू उसकी छाती में बैठेंगे, हमारी नाक लिया है हम उसकी लेंगे। सबको बताएंगे यह जो आपका हाकिम है लबरा झूठा है, दुई ठो काज किया है। बहू समझ रही थी पिता पुत्र के बिछोह में सूख रहे हैं। जानते भी हो दद्दा, कोई कौने देश में है, पता ठिकाना जानते हो? हम नहीं जाएंगे। जो हो गया है वह आए। तुम हो नटराज है, खेती बाड़ी है बहुत है। रूपा अल्प साधन में तोष ढूंढ रही थी। तोष बाढ़ सागर बंध के पानी में डूब गया। ग्रामवासी देहरी छूटने का क्रंदन कर रहे थे। रूपा आश्वस्त थी कि देहरी के साथ धनुषधारी का बोध भी यहीं छोड़ जाएगी। शासन ने मुआवजा और पुनर्वास का प्रबंध किया। पुनर्वास में कुछ जमीन मिली। दद्दा ने कुछ मुआवजे की राशि से खरीदी। 4 एकड़ के उजाड़ में सत्ता बनाने के लिए दद्दा और रूपा ने हाड़ तोड़ श्रम किया। 3 प्राणियों के लायक छोटा घर बनवाकर चारों ओर की खुली जमीन में खेत तैयार किए, बीज बोए, फसलें उगाई। प्राथमिक पाठशाला में पदस्थ 2 शिक्षक नलिनी और जटाशंकर मिलजुल कर 5 कक्षाओं को एक साथ पढ़ाते थे। सुरुचि संपन्न नलिनी अक्सर शाम को गांव घूमने निकल जाती, लोगों को परामर्श देती। उसे रूपा की कार्य पद्धति प्रेरक लगती। एक शाम रूपा के चौगान में पड़ी खटिया पर बैठ गई। रूपा, तुम्हारा हरा भरा परिसर मुझे अच्छा लगता है, गुलाब की खेती क्यों नहीं करती? रूपा को लगा नलिनी दिल लगी कर रही है। अरे बहन जी, गेहूं धान चना अरहर की खेती होती है, गुलाब को क्या खाऊंगी? बेचोगी? शहरों में हमारे अमानगंज में भी गुलाब खूब बिकते हैं। बिकते हैं? हम तो जानते थे देवता को चढ़ते हैं। फूलों की खेती में बहुत लाभ है। अब आप कहोगी रुपया पैसा की खेती करो। अमानगंज के कॉलेज में पढ़ रहे नटराज को पैसा की कमी न होगी। रुपया पैसे की फसल नहीं उगती, पर फसल से रुपया पैसा मिलता है। कुछ जमीन में सब्जी लगाओ, टमाटर और आलू की मांग पूरे साल रहती है। गांव के किसान अन्न उपजाने को ही खेती समझते हैं, जबकि सब्जी में बहुत फायदा है। आपकी बात तो ठीक है बहन जी, दद्दा से पूछूंगी। दद्दा को योजना फलदायी लगी। आलू टमाटर आर्थिक उठान देने लगे। उन्हीं दिनों गांव में उल्टी दस्त की बीमारी फैल गई। कई लोगों के साथ दद्दा भी अपनी मियाद पूरी कर गए। अपनी बिगड़ती तबीयत को भांपकर रूपा से याचना सी करने लगे थे। हमारे जीवन का कौनो ठिकाना नहीं है बहू। नटराज ने हमसे कबहू नहीं पूछा। नहीं जानते तुमसे कबहू पूछा कि नहीं। इसको फोटो दिखा दो, यह जान ले इसका बाबू है, जो पता नहीं कहाँ है। हमने धनुषधारी के साथ मेले में फोटो उतरवाई थी। 3 कापी मिली थी। एक कापी धनुषधारी अपने साथ ले गया था। हमको इतना मानता था, पर बुद्धि न सा गई। रूपा उन सूत्रों को सामने नहीं लाना चाहती थी जो उसकी तरह नटराज को भी आकुल करे, पर दद्दा का चेहरा उस समय जो हो रहा था, निश्चित रूप से जाते जाते धनुषधारी की छवि देखना चाहते थे। जाते हुए की आस पूरी हो, वह तस्वीर ले आई थी। दद्दा निर्मिमेष देखते रहे, फिर नटराज को पकड़ा दी। कुछ सच बहुत अधिक सच होते हैं, अपनी ताकत से सामने आ जाते हैं। दद्दा, तुम ठीक हो जाओगे, मुझे तुम्हारी जरूरत है। दद्दा सोच रहे थे नटराज तस्वीर को देखकर चौंकेगा, पर उसने ऐसे शांत सधे हुए लहजे में कहा कि दद्दा दंग हो गए। पिता को लेकर इसे शायद कभी विद्रोह, अचंभा या उत्सुकता हुई होगी, पर अब इस तरह दिख रहा है जैसे मान लिया कि पिता का जिक्र इतनी बड़ी बात नहीं, कि अतिरंजना जाहिर करनी चाहिए। उसने तस्वीर को दद्दा के औलट ले जाकर
धनुषधारी वाले भाग को इस तरह अलग कर दिया जैसे उन्हें न जानता है, न प्रयोजन रखना चाहता है। दद्दा के न रहने पर अमानगंज के अच्छे स्टूडियो से दद्दा वाले हिस्से को यथासंभव बड़ा करवा कर बैठक की भित्ति में स्थापित कर तुलसी की माला पहना दी। नटराज ने विज्ञान में स्नातक किया, एक फार्मा कंपनी में जॉब मिल गया। 2020 में हुए कोविड-19 और लॉकडाउन में जॉब चला गया। वह पत्नी और जुड़वा पुत्रों को लेकर गांव आ गया। इस आकस्मिक अकल्पित आपदा पर लोग विमुड़ हो रहे थे, जबकि नटराज के साथ मिलकर रूपा ने आपदा को आय बढ़ाने वाला ऐसा अवसर बना लिया कि स्वागत लक्ष्मी की गरिमा हासिल की। देव माया उसी अवसर को देखने जा रही है। किटहा मुख्य पथ से लगे पहुंच मार्ग पर बोर्ड में लिखा था, किटहा जनसंख्या 7,000। किटहा की कुल 45 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए धनुषधारी ने नहीं सोचा था कि उनके जीवन के 75 साल पुराने पन्ने पलटकर पहले पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। वे खुद को उस देहरी पर पाएंगे जहां से भागे नहीं थे, बल्कि खदेड़े गए थे। रूपा के घर के आगे चालक ने कार रोक दी। धनुषधारी छिपरा देवमाया उतर गए। देवमाया चारों ओर देखने लगी। उसने नहीं सोचा था कि गांव में चारों तरफ हरितिमा से घिरा ऐसा सलीके वाला घर होगा। परिसर में संपन्नता नहीं, पर सुरुचि और सृजनशीलता दिख रही थी। ट्रैक्टर ट्रॉली, लंबी सार में बंधी 3 गायें, क्वारियों में गुलाब और गेंदा, पीछे दिखते खेत खलिहान। नमी है, खुला प्रकाश है, माटी की महक है। सार में काम कर रहा आदमी उन्हें देखकर चला आया। जी, देवमाया ने मंतव्य बताया, रूपा जी से मिलना है। हाँ, अम्मा जी और नटराज भैया पीछे खेत में हैं, बुलाता हूँ। देवमाया ने चूंकि रूपा के मोबाइल पर सुबह ही अपने आने की सूचना दे दी थी, अतः प्रतीक्षारत नटराज तत्काल ही चौगान में आ गया। आदर भाव से सभी को प्रणाम किया। मैं नटराज, रूपा जी का बेटा। देवमाया ने सराहना की। आप लोग तो नंदनवन में रहते हैं, बहुत सुंदर जगह है। नटराज गौरवान्वित हुआ। हाँ, यहाँ रहना बहुत अच्छा अनुभव है। परिचय करा दूं, ये मेरी माँ, ये पापा। धनुषधारी ने अपना परिचय दिया। वे जहाँ भी जाते हैं खुद के डिप्टी कलेक्टर होने का ब्यौरा जरूर देते हैं। मैं धनुषधारी, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर। दद्दा अंतस में यह नाम कील की तरह ठोक गए हैं। वह इस तरह नजर गड़ाकर उनके चेहरे का अध्ययन करने लगा, मानो उनके धनुषधारी होने का सत्यापन करना चाहता हो। लेकिन पिता उसके लिए ऐसा विस्मृत प्रसंग थे कि उग्रता या व्यग्रता दिखाने की चेष्टा न कर अतिथियों को बैठक में ले आया। 2 दीवान और 4 कुर्सियों वाली सादा बैठक धनुषधारी के लिए ऐसा प्रमेय बन गई जिसका हल उन्हें ढूंढना था। वे जिस कुर्सी पर बैठे उसके ठीक सामने की भित्ति पर दद्दा की तस्वीर टंगी थी। तस्वीर पर पड़ी माला बताती थी वे चोला छोड़ गए हैं। लगा समाज या कानून भले ही दंड न दे, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपने अपराध खुलकर याद आ जाते हैं। उनका चेहरा जो हुआ उसे पीला पड़ना कहते हैं। सालों बाद जब इस इलाके में पोस्टिंग मिली थी, ज्ञात हुआ बेरमा डूब में आ गया है। दद्दा पत्नी अनदेखे बालक के लिए उन्हें करुणा हुई थी। प्रार्थना का भाव आया था, पर ढूंढने का सम्यक प्रयास नहीं किया था कि प्रयास छिपरा और 3 बेटियों वाले परिवार को ध्वस्त कर देगा। लगा किटहा में नहीं, बेरमा में है। कमरे में यद्यपि 3 बड़ी खिड़कियां हैं, पर उन्हें लगा कोई साद्र गैस तेजी से फेफड़ों में भर रही है। लगा धरती में बड़ा होल हो गया है जिसमें उनका समा जाना तय है। लगा वे पोषक तत्व सूख गए हैं जो देह को साधे रखने के लिए जरूरी होते हैं। लगा दद्दा की तस्वीर में एक पूरा कालखंड ठहरा हुआ है। वे दद्दा का इतना आदर करते थे, उनसे इतना डरते थे कि पहली प्रतिक्रिया स्वरूप कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। मौसम आरामदायक था, फिर भी कनपटियों पर पसीना आ गया। नटराज अन्वेषी दृष्टि से उनके भावों को जांच रहा था। बोला, आप खड़े क्यों हो गए? यह मेरे दद्दा की तस्वीर है। ओह हाँ। वे कुर्सी में धसक से गए। याद नहीं आ रहा था कि पत्नी का क्या नाम था। वह भदनपुर वाली पुकारी जाती थी। ये दद्दा हैं तो रूपा उनकी प्रथम पत्नी और नटराज। वे नटराज को इस तरह देखने लगे जैसे सामने ढूंढ रहे हों। भूरी आंखें, उन्नत बाल, सोहती सी कदकाठी। इसका चेहरा बड़ी पुत्री देवमाया से थोड़ा मिलता है। मेद बहुल देह, केश पतन, मोटे फ्रेम के चश्मे के कारण वे इतने बदल गए हैं कि इसके हमशक्ल नहीं लगेंगे, पर स्पष्ट रूप से कुछ सामने दिख रहा है।
देवमाया ने दद्दा की तस्वीर को एक दो बार देखा है, पर उस छोटी धुंधली हो चली तस्वीर और इस बड़ी तस्वीर जिसे स्टूडियो वाले ने आधुनिक तरीके से ताज़ा और जीवंत बना दिया था, में उसे ऐसा कोई रहस्य नजर नहीं आ रहा था कि तस्वीर राजदार लगे। कल्पना नहीं, तस्वीर बरसों पहले बंद हो गया ऐसा अध्याय है जो खुलने पर गूढ़ अर्थ और परिभाषाएं विस्तार से बता सकता है। उसने यह जरूर समझ लिया कि तस्वीर को देखकर पापा परेशान हो गए हैं, शायद अपने पिता को याद कर रहे हैं। बोली, पापा तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? बीपी की गोली खा ली थी ना? जल्दबाजी में भूल तो नहीं गए? तबीयत ठीक है देवमाया, बेकार डरा देते हो, कहकर देवमाया नटराज से संबोधित हुई। ऐसी ही फोटो मैंने अपने घर में देखी है। नटराज ने अचंभा दिखाया। यह तो फिल्म वाले मेले में बिछड़ गए दो भाइयों की कहानी हो गई। शुरुआत में बिछड़ते हैं, अंत में मिल जाते हैं। ऐसी समानता दुर्लभ है, पर मैंने कहीं पढ़ा है कि हमारे चेहरे जैसा दूसरा चेहरा कहीं न कहीं होता है। लगता है मेरे दादाजी और आपके दद्दा ऐसे ही दो चेहरे थे। मैं पानी लाता हूँ। अंकल, आप पानी पीकर अच्छा महसूस करेंगे। अम्मा को भी बुला लाऊंगा। नटराज भीतर चला गया। उसने रूपा को अपना अनुमान बता दिया कि वह खुद को संयत करके स्थिति का सामना दृढ़ता से करे। रूपा के लिए विगत अब वाहियात सा मसला हो गया है। जो भी घटित सामने आता है उसे वह भाग्य रेखा मान लेती है। देवमाया ने कहा था, काम देखने की टहा आएगी। रूपा इसे औपचारिक सदाशयता समझकर भूल गई थी। देवमाया आई है, यह उसके लिए प्राथमिक भाव होना चाहिए। नटराज पानी लेकर बैठक में आ गया। साथ में रूपा थी। धनुषधारी उसे दृष्टि भर देखने का साहस न कर पाए। तिरछी नजर से देखा। सीधे पल्ले की सूती साड़ी, सर पर आंचल, शीतल शालीन मुख। दुबली रूपा ने हाथ जोड़कर सबको नमन किया। दिन भर घूंघट, रात में कंदील के अपर्याप्त उजास में वे ठीक ठाक नहीं जानते थे उसके चेहरे के भाव क्या होते थे। इस वक्त उसका चेहरा उस पुस्तक की भांति जान पड़ता था जिसके पृष्ठों में अक्षर नहीं छपे होते। उन्हें बिल्कुल याद नहीं आया वह कैसी दिखती थी। रूपा ने उन्हें सीधे देखा। यह वह पति नहीं लग रहा है जिसके लिए लालसा होती थी कि दद्दा के चरण दबाना छोड़कर कोठरी में आए। चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे संयत रखना चाहते हैं, रख नहीं पा रहे हैं। रूपा ने छिपरा को देखा। इसकी फैली हुई देह यदि पहले भी फैली रही होगी तो धनुषधारी ने इसमें पता नहीं क्या देखा था। आधुनिकता और शिक्षा देखी होगी तो आधुनिक और शिक्षित लग रही है। जो भी है चली गई है। इसके लिए विधाता पति बनाना भूल गया, किसी अन्य के पति से काम चला रही है। देवमाया ने खड़े होकर रूपा को आदर किया। यहाँ कितनी शांति है। फूल, पशु पक्षी, सब्जियां, खेत, अलग ही दुनिया में पहुंच गई हूँ। रूपा ने देवमाया को देखा। ऐसी अलग दुनिया जो तुम्हारे ख्यालों में नहीं है। प्रत्यक्षतः बोली, देवमाया, आप जो भी देख रही हो दद्दा, नटराज और मेरी मेहनत है। मैंने प्रयोग के तौर पर जो भी शुरू किया, किस्मत वाली हूं कि सफलता ही मिली। धनुषधारी का विचलन तेज हो गया। परित्यक्ता है लेकिन खुद को किस्मत वाली मानती है। संभव है किस्मत वाली कहना मुझे तिरस्कृत करने या प्रतिशोध का तरीका हो। वैसे किस्मत वाली है, इसके पास जो भी है समाज स्वीकृत है। देवमाया पर तस्वीर ने असर नहीं डाला, पर शिप्रा का नजरिया आयु और अनुभव के साथ पैना हो चुका है। उसे स्पष्ट लग रहा है कि तस्वीर बिछड़े हुए दो भाइयों की नहीं, एक ही व्यक्ति की है। इसमें दद्दा अकेले हैं, उनमें धनुषधारी भी है। क्षोभ हुआ। धनुषधारी की पृष्ठभूमि जानने की जिज्ञासा तक नहीं दिखाई। अच्छा लग रहा था कि ससुराल जैसे खटराग से आज़ाद रहेगी। यहाँ आई गई है तो पृष्ठभूमि का खुलासा होना चाहिए। रूपा से स्पष्टीकरण मांगने जैसी लहजे में बोली, आपने दद्दा नटराज का जिक्र किया, आपके पति? धनुषधारी को नाड़ी डूबती सी लगी, लेकिन रूपा मुस्तैद थी। बहुत पहले साथ छोड़ गए। कूट उत्तर से जाहिर न हुआ कि इसको त्याग कर चले गए या भगवान को प्यारे हो गए। पता नहीं क्यों लग रहा है आप लोगों से कोई पहचान जुड़ रही है। जुड़ी है, यही कि मुख्यमंत्री ने मुझे और देवमाया को एक साथ स्वागत लक्ष्मी सम्मान दिया। देवमाया नजाकत नहीं समझ रही थी। बात का रुख अपनी ओर मोड़ लिया। जिस काम के लिए आपको सम्मान मिला वही देखने आई हूँ, दिखाइए। नटराज दीवान से उठ गया। दिखाता हूँ, थोड़ा जलपान हो जाए। नटराज भीतर गया। जल्दी ही पत्नी के साथ लौटा। पत्नी ने बेसन के लड्डू, आलू चिप्स और लस्सी के पात्रों को सेंटर टेबल पर रख दिया। रूपा ने परिचय दिया, मेरी बहू, इसके जुड़वा बेटे हैं।
नटराज का जहाँ जॉब था वहाँ पढ़ते थे। अब नानी के साथ हमानगंज में रहकर पढ़ते हैं। धनुषधारी को लगा रूपा प्रयत्नपूर्वक अपना पारिवारिक विवरण देकर उन्हें अफसोस में डालना चाहती है। बहू ने उनको और छिपरा को प्रणाम किया। अभाव जागा, औपचारिक अभिवादन कर रही है। उनका चयन होती तो पैर छूती। बेसाख्ता लगा पोतों की उम्र पूछें, किस इलाके में रहते हैं, किस अधिकार से पूछें। बहू भीतर चली गई। नटराज सबको बड़े बड़े गिलास पकड़ाने लगा। लस्सी पीजिए, अम्मा का गऊ प्रेम, 3 दुधारू गायें हैं, कस्बे का एक होटल वाला दूध ले जाता है। नजाकत को भाप चुके छिपरा और धनुषधारी इस कदर चुप थे कि देव माया प्रमुख वक्ता जान पड़ती थी। आप लोग शुद्ध दूध दही घी खा रहे हैं। शहरों में दूध दही घी अनाज फल सब्जी मसाले सब जहरीले हैं। इसलिए मैंने और अम्मा ने ऑर्गेनिक खेती का विचार बनाया। अम्मा बहुत पढ़ी लिखी नहीं है पर सूझबूझ रखती हैं। कोरोना काल को लोग आपदा की तरह देख रहे थे, अम्मा ने आपदा को अवसर बना लिया। वही देखने आई हूँ। धनुषधारी और छिपरा को लस्सी पीनी पड़ी। बाकी लड्डू और चिप्स उधर में न उतरा। धनुषधारी संदिग्ध की तरह बैठे रहे। देवमाया बोली, चलो पापा देखते हैं। वर्तमान से निरपेक्ष दिखने के लिए उन्होंने मोबाइल खोल लिया। देखाओ, मैं यहीं बैठूंगा। तबीयत ठीक है? थोड़ी थकान लग रही है। नटराज मर्म जानता है, बोला, दीवान पर लेट लें, आराम मिलेगा। ठीक बात। वे कुर्सी से उठकर दीवान पर आ गए। रूपा छिपरा से बोली, आप तो आइए, खुली जगह देखकर आपको अच्छा लगेगा। छिपरा चाहती थी जोरदार हस्तक्षेप कर धनुषधारी पर अपराध स्वीकार करने का दबाव बनाए, पर उसे यह चेष्टा अशिष्ट लगी। जो भी अपयश है स्वतः सामने आएगा। उनकी तबीयत की फिक्र न कर वह सबके साथ बाहर चली गई। नटराज सबको जहाँ ले गया वहाँ पुआल के ढेर लगे थे। वह चारों तरफ इस तरह देख रहा था जैसे जो भी देखता है बड़ी खुशी से देखता है। उसकी आवाज़ की ऊर्जा बताती है उसे अपने इलाके और काम से बहुत लगाव है। देवमाया को अपने काम की बारीकियां बताने लगा। देवमाया जी, इस पुआल के कारण अम्मा स्वागत लक्ष्मी बनी। हम लोग भी धान की फसल कटने के बाद अगली फसल की बुआई के लिए पुआल जला देते थे। नहीं जानते थे कि पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। लॉकडाउन में लोगों का कामकाज ठप हो गया था। मैं जिस फार्मा कंपनी में काम करता था वहाँ एम्प्लॉयज़ की छटनी कर दी गई। मेरा जॉब चला गया। मैं परिवार को लेकर किटहा आ गया। उसी दौरान दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट ने कुछ ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए। कार्यक्रम से पता चला पुआल से भूसा बनाया जा सकता है, डिकम्पोज कर जैविक खाद बनाई जा सकती है। अम्मा ने मेरे साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण लिया। हमने अपने खेत के पुआल से भूसा और खाद तैयार किए। अच्छे रिजल्ट मिले। हमारे पास बहुत नहीं, कुल 4 एकड़ ज़मीन है। उससे बहुत कम पुआल मिला। अम्मा सरपंच से मिली कि वे पुआल न जलाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। वे पुआल खरीदेंगी। हमारे पास एक ही ट्रैक्टर है। हमने कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली किराए पर लिए। खेतों से पुआल लाए। किसानों को पुआल के पैसे दिए। कटाई मशीन और ट्रैक्टर वाले थ्रेशर से भूसा बनाने लगे। 2020 में 352 ट्रॉली पुआल जमा हुआ था। भूसा बेचकर लगभग 50,000 रुपये मिले। 2021 में 167 ट्रॉली पुआल जमा हुआ, लगभग 2 लाख की आय हुई। 2022 में 480 ट्रॉली पुआल मिला, लगभग 1.25 लाख खर्च हुआ, 3.5 लाख की आय हुई। अब तो लोग खुद बताते हैं उनके पास पुआल है। यह सब आप दोनों करते हैं? अम्मा गांव की महिलाओं को काम पर लगाती हैं, मेहनताना देती हैं। आप खुश हैं? बहुत। जॉब छूटने पर घबराहट हुई थी। अम्मा ने यहाँ इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है कि कंपनी वाले बुलाएंगे तब भी नहीं जाऊंगा। लोग बेरोजगारी का दुख मनाते हैं, जबकि गांव में बहुत स्कोप है। वैज्ञानिक तरीके से की गई खेती अच्छा लाभ देती है। देवमाया ने देखा नटराज के मुख पर कुछ नायाब करने का दोष है। यही तो मैं सोचती हूँ, बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से जॉब पैदा नहीं किए जा सकते। स्वरोजगार पर विचार करना चाहिए। यही तो, मैं भी पुरस्कार पाने लायक काम करता हूँ, पर पुरस्कार लक्ष्मियों को मिलता है, विष्णुओं की कद्र नहीं होती। आप पुरस्कार के लायक क्या करते हैं? आइए दिखाता हूँ। देवमाया ने छिपरा से कहा। आओ माँ देखें। छिपरा का चित्र नटराज की कार्यप्रणाली पर नहीं था। वह खुलासा चाहती थी। बोली, देवमाया तुम्हारे मतलब का काम है, तुम देखो, मैं यहाँ बैठूंगी। वह पीपल के पेड़ के चौगिर्द बने सीमेंटेड गोल चबूतरे पर बैठ गई। रूपा छिपरा की खलबली को समझ रही थी। बोली, नटराज तुम देवमाया को काम दिखाओ, मैं बहन जी के पास हूँ। आइए देवमाया जी। नटराज देवमाया को खाद बनाने वाले स्थल पर ले गया।
देखिए, मैंने खाद बनाने का भी ऑनलाइन प्रशिक्षण लिया। फार्मा कंपनी में काम करने के कारण मैं जानता हूँ। अनाज, फल, दूध जैसे पदार्थ में मानक से अधिक रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों के उपयोग से लोगों में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। मैंने इंटरनेट पर जैविक खेती की बारीकियां समझी, ऑनलाइन प्रशिक्षण लिया। आधे एकड़ में चौकोर तालाब बनवाया है। बरसात का पानी इसमें पूरे साल भरा रहता है। ज़रूरत होने पर मोटर लगाकर सिंचाई कर लेता हूँ। इधर की कुछ ज़मीन में खाद बनाने का काम होता है। गौमूत्र और नीम से बीजामृत, ब्रह्मास्त्र, आरोग्यास्त्र, नीमास्त्र जैसे कीटनाशक और खाद्य बनते हैं। फल सब्जी के छिलके, गोबर सब कुछ उपयोगी है। सुनकर हंसेंगी, लेकिन हमने कई बार गोबर भी खरीदा है। देवमाया पूरी रुचि से चारों ओर का नज़ारा ले रही थी। अद्भुत है। आगे चलिए। आइए, यहाँ केंचुओं से वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। वर्मी कंपोस्ट यूनिट कृषि विज्ञान केंद्र के योगदान से लगा है। वर्मी कंपोस्ट से अच्छी आय हो जाती है। केंचुए भी बिकते हैं। वर्मी कंपोस्ट से उत्पाद बढ़ता है। वर्मी कंपोस्ट और केंचुओं का मार्केट कैसे मिला? केंचुए वर्मी कंपोस्ट कंपोस्ट के वीडियो बनाकर यूट्यूब, फेसबुक में डालें। अब तो ऑनलाइन बुकिंग मिलने लगी है। यहाँ ना आती तो इतनी ज़रूरी बातें ना जान पाती। मुझे भी नहीं मालूम था। कोरोना को लोग आपदा कहते हैं, पर उस दौरान जितने ऑनलाइन प्रशिक्षण दिए गए, अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंची, पहले नहीं हुआ था। कृषि विज्ञान केंद्र ने मधुमक्खी पालन का तरीका बताया। व्यवसाय के लिए यूरोपियन प्रजाति की मधुमक्खियां अच्छी मानी जाती हैं। एक दो लोग हैं जो मधुमक्खी पालन से साल भर में कई टन शहद प्राप्त कर रहे हैं। इनका ढंग भी उपयोगी है। कई तरह के इंजेक्शन टिंचर ढंग से बनाए जाते हैं। मधुमक्खी पालन से अच्छी आय होती है। अखबार में मैंने पढ़ा था कि लड़के ने कड़कनाथ का पोल्ट्री फार्म खोला है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के कड़कनाथ मुर्गा मुर्गी उत्तम माने जाते हैं। लड़का अंडे, चूजे, मुर्गे मुर्गियां बेचकर बहुत कमा रहा है। उसने भी मार्केट के लिए सोशल मीडिया की मदद ली। पहला ऑर्डर उसे बहरीन से मिला था। आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि मैं कितना कम जानती हूँ। अब मेरा मिशन लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना होगा। वह इधर इतने बांस लगे हैं, आप लोगों ने लगाए हैं। कीट पतंगे अक्सर हवा के माध्यम से आते हैं। उन्हें रोकने के लिए पूर्वी और पश्चिमी छोर पर बांस लगाकर एग्रो क्लाइमेट जोन बनवाया है। उस जोन में फलदार वृक्ष तैयार कर रहा हूँ। वैसे मैं खुद हैरान होता हूँ। खेती हर परिवार का हूँ, पर खेती कैसे की जाए, कैसे फसल बचाई जाए, बहुत नहीं जानता था। कोरोना न होता तो अब भी न जान पाता। जॉब में उलझा रहता। यहाँ अम्मा अकेले जूझती रहती। उन्होंने नलिनी बहन जी के सुझाव पर थोड़ा बहुत आलू, टमाटर लगाना शुरू किया था। मैंने काम को विस्तार दिया। समझ में आ गया कि 12-15 एकड़ के अनाज से उतना मुनाफा नहीं होता जितना 3-4 एकड़ की सब्जी से होता है। 1 एकड़ में मटर, 1 में टमाटर, आधे एकड़ में आलू लगता है। मटर की फसल आने के पहले एडवांस बुकिंग हो जाती है। हमानगंज में पहले जबलपुर से मटर आता था, अब किटहा से भी जाने लगा है। गर्मी में मिर्च, मूली महंगी बिकती है। मौसम के अनुसार तरह तरह की सब्जियां लगाता हूँ। 8-10 लोगों को रोजगार दे रखा है। खेती लगन से की जाए तो अच्छा मुनाफा होता है और शुद्ध चीजें खाने को मिलती हैं। यह तो है ही। देवमाया इधर प्राकृतिक साम्राज्य को देखकर चमत्कृत थी। उधर क्षिप्रा की समझ में नहीं आ रहा था कि रूपा से क्या कहे, पूछे। कल्पना नहीं थी कि यहाँ आकर इत्मीनान खो देगी। नतीजा जो भी हो, तस्वीर की पुष्टि होनी चाहिए। आपके ससुर की तस्वीर है? हाँ, यही तस्वीर धनुषधारी के पास है, साथ में वे भी हैं। इसमें भी थे। नटराज ने फाड़कर अलग कर दिया। रूपा का लहजा ऐसा संतुलित था जैसे धनुषधारी ने उसका नहीं, उसने धनुषधारी का परित्याग किया है। सुनकर क्षिप्रा पूरी तरह दीन हो गई। इस अल्प शिक्षित उद्यमी स्त्री के सम्मुख उसकी बड़ी डिग्री फर्जी है। उसके पास कम अधिक जो भी था इसका था, इसका है। मेरे पास जो है मेरा नहीं, इसका है। यदि मेरा है तो पहले इसका, बाद में मेरा है। धनुषधारी के पद कदकाठी का ऐसा आकर्षण रहा कि पृष्ठभूमि जानने की रुचि न हुई। अच्छा लग रहा था कि ससुराल का टंटा न रहेगा। अब तो ऐसे कुरूप हो गए हैं कि विश्वास नहीं होता। इस आदमी पर फिदा हुई थी। इनके खर्राटों के कारण अलग कमरे में सोने लगी हूँ। मालूम नहीं था खर्राटे ऐसे असहनीय होते हैं कि कमरा अलग करना पड़ता है।
रूपा सोच रही होगी कि मैंने इसका पति हड़पा है। मैं नहीं चाहती थी, यह बहुरूपिया विवाहित है। बेटियों के ससुराल तक गाथा पहुंचेगी तो क्या बयान सामने आएंगे। जीवन एकाएक ऐसा प्रमेय बन गया है जिसका कोई हल नहीं होता। मुझे नहीं मालूम था धनुषधारी विवाहित थे। बुरे दिन भूलने के लिए होते हैं, मैं भूल गई हूँ। नटराज जानता है? नाम सुनकर ही समझ गया था, मुझे पहले ही बता दिया, इसलिए बैठक में मैं संभल कर आई, वरना कुछ देर के लिए जरूर लड़खड़ा जाती। मैं आपकी तरह तोष कहाँ से लाऊं? अपने भीतर से। एक प्रश्न उठेगा तो हजार प्रश्न उठेंगे। कुछ अपवाद राज ही रहें तो बेहतर। सजा किसे मिली? तीनों को या किसी को भी नहीं, हमारी भाग्य रेखाएं ही ऐसी। नटराज और देवमाया इधर आ रहे हैं, बात को दिल से न लगाएं। मैं यहीं से आपको विदा करूंगी, बैठक में मेरा कोई काम नहीं है। रूपा ऐसे अंदाज में खड़ी हो गई जैसे जीवन को भरपूर जी रही है। वापसी। नटराज ने आलू टमाटर कार की डिग्गी में रखवा दिए। धनुषधारी का मुख बता रहा था, कुछ लम्हों में वे कमजोर इंसान में बदल गए हैं। उन्होंने नटराज को देखा, उसके शीश पर हथेली रख आशीष देने की ललक हुई, पर हाथ न उठा। इसे देखकर लग रहा है जैसे खुद को देख रहे हैं। ऐसा गबरू लग रहा है कि देखते रहने को जी कर रहा है। परिवार न छोड़ते तो रसूखदार बनकर रहते। नटराज दायित्व बांटता। छिपरा को देखा, इस तरह देख रही है जैसे शिनाख्त कर रही है कि मैं दरअसल किसका पति हूँ। खराटे के कारण अलग कमरा अपना लिया है, अब अलग ही ना हो जाए। देवमाया को देखा, खुश लग रही है, पता नहीं इसकी खुशी कब तक बची रहेगी। तिरछी नजर से रूपा को ढूंढा। जब इसने सोबर में जाना होगा, दादा ने मुझे द्वार से खदेड़ दिया है, तो क्या यह दीन होकर रोई होगी, मेरा इंतजार किया होगा। बेरमा छोड़ किटहा में बसते हुए क्या क्या यत्न किए होंगे। वे आगे की सीट पर बैठ गए। जा रहे हैं पर जाकर भी पूरी तरह नहीं जा पाएंगे। नटराज और रूपा साथ न आते हुए भी कुछ तो साथ आएंगे। अनदेखा नटराज और अपर्याप्त प्रकाश की झिलमिल छवि वाली रूपा साबुत चेहरा बन गए हैं। किसी को याद करो तो सर्वप्रथम चेहरा ही याद आता है। दोनों चेहरे याद आएंगे बार बार। कार चल पड़ी। उन्हें लगा एक बार फिर अपने दर से लौट रहे हैं, बल्कि खदेड़े जा रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी अंतकाल पछिताना।